अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक किया करें। आजकल तो वैसे ही यूट्यूब रिकमेंड नहीं कर रहा, नाम चेंज कर दिया मैंने चैनल का, तो इसलिए आपको लाजमी सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक करना चाहिए। कोई 48% तो ज़्यादातर हमारे दोस्त बगैर सब्सक्राइब करके ही देखे जाती हैं वीडियोस, तो सब्सक्राइब किया करें ताकि फिर और ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचा करें। अगर आप रेगुलर देखते हैं तो सब्सक्राइब कर लें। खैर, यहाँ पहली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। दो डेवलपमेंट के ऊपर हमने बात करनी है। प्राइम मिनिस्टर इसी हफ्ते जा रही हैं ग्वादर में 3-4 काम हैं जिनको मैं डिस्कस करूँगा कि वो ग्वादर में क्या करेंगे। सबसे पहले तो 100 मेगावाट का ईरान ग्वादर पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी देर से कि ईरान से हमने बिजली ले ली है 100 मेगावाट। इसका जो पीछे ईरानी डेलीगेशन भी आया था कुछ दिन पहले, पावर परचेज एग्रीमेंट भी साइन कर लिया गया गालबन। तो पोर्ट सिटी बनेगी बड़ी, तो इसके लिए बिजली तो चाहिए। अब यहाँ ये भी है कि जब बाकी प्रोजेक्ट भी कंप्लीट होंगे, जैसा कि इसी साल होने जा रहा है जो ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, साथ में अगर शिप यार्ड प्रोजेक्ट भी शुरू हो जाता है, अभी तो नहीं शुरू हुआ गालबन, तो शुरू हो जाता है तो वो भी मुकम्मल जब हो जाएगा तो इस तरह के बाकी प्रोजेक्ट के साथ मिलाकर ग्वादर के लिए 800 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो अभी तो ये 100 मेगावाट का इंतज़ाम कर रहे हैं, कुछ पहले से मौजूद थी 70-75 मेगावाट गालबन, या 100 मेगावाट ही लगा लें चले। तो ज़्यादा बिजली ग्वादर में अभी तक नहीं आई। अब ये है कि ये भी चलें, अच्छी चीज़ है, 100 मेगावाट से कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। अभी जो ग्वादर पोर्ट वगैरह है और बाकी जो ग्वादर फ्री जोन है वो तो जनरेटर चलाती हैं और उससे बड़ी महंगी बिजली पैदा करती हैं, शायद 50 रुपये पर यूनिट से भी ऊपर की। वो तो उससे गुजारा कर रहे थे, अब शायद जाकर उन्हें भी थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा और उनकी भी बिजली थोड़ी सी सस्ती हो जाएगी। जहाँ तक इस 100 मेगावाट की बात है जो कि ईरान से पाकिस्तान ने ली है, तो इसका जो एक टेस्टिंग थी, फाइनल टेस्टिंग, वो भी पता चला कि मुकम्मल की जा चुकी है और इसलिए तो अब वज़ीर आज़म वहाँ जाएंगे इसी हफ्ते और वहाँ जाकर इसकी इनॉग्रेशन कर देंगे। अब ये दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो इसके कुछ स्टेप थे, जैसा कि टोटल प्रोजेक्ट था 29 किलोमीटर का, ठीक है। 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन थी। कलाटू, ये पाकिस्तानी सिटी है, यहाँ से जीवानी ग्रिड स्टेशन तक, ये कलाटू गालबन बिल्कुल ईरान के बॉर्डर के साथ ही है, तो छोटा सा सिटी है, विलेज ही कह ले चाहे। तो जीवानी ग्रिड स्टेशन तक, इसके बाद आगे फिर जीवानी ग्रिड स्टेशन से लेकर जो ग्वादर ग्रिड स्टेशन है, यहाँ 75 किलोमीटर की जो लाइन है वो डबल सर्किट लाइन है, वो पहले से पिछले साल मुकम्मल कर ली गई है। तो वज़ीर आज़म 29 किलोमीटर का ये वाला पार्ट जो 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन है कलाटू से लेकर जीवानी तक, इसका इफ्तिताह भी करेंगे। उसके बाद ही आप कह सकते हैं कि जो 100 मेगावाट है उसे पाकिस्तान लेना शुरू कर देगा ईरान से और वो फिर ग्वादर को मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पहला जो ग्रिड स्टेशन है जीवानी से ग्वादर तक ये पहले ही मुकम्मल किया जा चुका है। अब सिर्फ ईरान से बॉर्डर से लेकर जो जीवानी है इस एरिया के दरमियान 29 किलोमीटर का एरिया बनता है, यहाँ तक ये मुकम्मल किया गया है। दूसरा काम दोस्तों जो ग्वादर में किया जाएगा वो ड्रेजिंग की जानी है। हमें पता है ग्वादर की जो गहराई है उसमें आ चुकी है कमी पोर्ट की गहराई में, तो उसे दोबारा से ड्रेजिंग करके साफ़ किया जाना है, सिल्ट वगैरह हटाई जानी है। तो इस प्रोसेस का एक जो फॉर्मल इनॉग्रेशन होती है वो भी वज़ीर आज़म करेंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म जा रही हैं तो ज़ाहिर सी बात है 3-4 काम तो होने चाहिए। तो चाहे वो काम शुरू हो चुका हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, एक इफ्तिताह लाजमी इन्होंने करना है ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि इस काम का इफ्तिताह हमने किया है, जो सच्ची बात है। अब इसके अलावा एक और काम है जो कि बोट इंजन थे। आपको पता है बात की गई थी बोट इंजन की, जो फिशरमैन है ग्वादर के उन्हें बोट इंजन फराहम किए जाएंगे, तो उसके जो चेक हैं, पैसे हैं, वो दिए जाएंगे बोट इंजन्स के इन फिशरमैन को जो कि डिज़र्व करते हैं। अब अगर इंजन देते तो ज़्यादा बेहतर था। इसका रीज़न ये है कि वो जो पैसे लेंगे यकीनन सारे तो उससे इंजन ही खरीदेंगे, तो अगर इंजन दिए जाते तो ये ज़्यादा बेहतर था, ज़्यादा शफाफियत रहती। जिस काम के लिए पैसे दिए जाएंगे वो ज़रूरी नहीं कि वो काम हो, अगर वो चीज़ दे दी जाती तो फिर वही होना था, फिर तो बोट इंजन ही होने थे इन सभी फिशरमैन के पास। तो ये 3-4 काम है जो कि ग्वादर में वज़ीर आज़म करने जा रही हैं। तो ये पहली डेवलपमेंट थी। अब मैं दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये दोस्तों तुर्की से मैंने ली है। तुर्की हमें पता है 6 फरवरी को वहाँ ज़लज़ला आया था, बुरी तरह मुतासर हुआ था। बताया जा रहा है कि टोटल 50,000 से ज़ायद डेथ हो चुकी हैं शाम और तुर्की में।
कोई 1,60,000 बिल्डिंग मुतासर हुई हैं बुरी तरह और कोलैप्स ही कर गई हैं, जिनमें कोई 5,20,000 अपार्टमेंट बनती हैं। कुछ तो घर होंगे, कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग अपार्टमेंट की शक्ल में होंगी, तो बड़ा नुकसान हुआ है। जहाँ तक सिर्फ तुर्की की बात की जाए तो तुर्की में 44,218 फ्राइडे नाइट तक, जुम्मे की नाइट तक जो है ना डेथ हो चुकी थी। तो यानी तुर्की में ही असल नुकसान हुआ है। अगर देखा जाए शाम में काफ़ी कम नुकसान हुआ है तुर्की की निस्बत, शाम में कोई 5,914 डेथ हो चुकी हैं। तो टोटल ये कोई 50,000 से ज़्यादा डेथ बनती हैं। अब तुर्की एक प्लान अपना मुरतब करके काम करने जा रहा है, और वो ये काम करने जा रहे हैं कि कोई 15 लाख लोगों के लिए घर बनाने जा रही हैं। और ये बड़ी बात है। तुर्की पाकिस्तान में हमें पता है कि ज़लज़ले आए, 2005 में गालबन आया अक्टूबर में, 8 अक्टूबर को, तो आज तक मुकम्मल बहाली नहीं हो सकी उन लोगों की जो ज़लज़ले से मुतासर हुए थे। सभी को घर नहीं मिल सके, ठीक है, ज़्यादातर ने तो खुद ही कमा कर बना लिए होंगे। तो देखा जाए तो तुर्की इसमें काफ़ी अपनी आवाम की खिदमत करता हुआ नज़र आ रहा है, और वो कहते हैं कि घर बना कर देंगे। तो जो इनिशियल प्लान है तुर्की की गवर्नमेंट का, इसके मुताबिक 2 लाख अपार्टमेंट बनाए जाएंगे और कोई 70,000 विलेज हाउस बनाए जाएंगे। इसके ऊपर लागत आएगी कोई 15 अरब डॉलर। तो ये काम करने जा रही हैं, और ये जो जेपी मॉर्गन यूएस बैंक है, वो कहता है कि 25 अरब डॉलर रीबिल्डिंग के ऊपर खर्चा आएगा, जबकि तुर्की की जो कास्ट है ये 15 अरब डॉलर तक है। इसी तरह एक और एस्टिमेट के मुताबिक कोई 15 लाख लोग होमलेस हुई हैं, और उन्हें कोई 5 लाख नए घरों की ज़रूरत है, ठीक है, तो फिर ही बात बनेगी। लेकिन ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि तुर्की अगर 2 लाख घर भी बनाता है और 70,000 विलेज हाउस भी बनाता है, तो एक बड़ी तादाद तो अकामोडेट हो जाएगी वैसे ही। तो अगले स्टेप में बाकी लोगों को भी अकामोडेट कर दिया जाएगा तुर्की की तरफ से। साथ में अब तुर्की ये भी करने जा रहा है कि जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो मज़ीद बेहतर करेगा। अभी क्योंकि ज़लज़ले के साथ बिल्डिंग्स बुरी तरह मुतासर हुई हैं, तो वो क्यों हुई हैं, जब इन इलाकों में, इन प्लेट में पहले से पता है कि ज़लज़ले काफ़ी ज़्यादा आती हैं, क्योंकि 2 प्लेटों का टकराव है गालबन। तो इस एरिया में जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो कम से कम इतने होने चाहिए कि ज़लज़ले से इतना ज़्यादा नुकसान ना हो। तो अब तुर्की इन चीज़ों के ऊपर भी गौर करेगा, और वैसे भी उर्दगान के ऊपर इन चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी की गई है, और इलेक्शन भी आने वाला है गालबन तुर्की में। तो इसलिए जो प्रेसिडेंट उर्दगान है उन्होंने ऐलान कर दिया है कि तुर्की के लोगों को घर फ़ौरन बनाकर दिए जाएंगे। तो अब बात फ़र्क सिर्फ ये है पाकिस्तान में और तुर्की में कि तुर्की ने अगर ऐलान किया है तो वो करके दिखाएंगे। आप देखिएगा कि कुछ ही सालों में काफ़ी बड़ी तादाद में घर बन चुके होंगे, और तुर्की के लोग अकामोडेट भी हो चुके होंगे। जबकि पाकिस्तान में जब सैलाब आता है, या जब अल्लाह ना करे जब ज़लज़ले वगैरह आती हैं, तो पाकिस्तान में लोग रुल जाती हैं, पैसे आती हैं बाहर से, उनका पता नहीं चलता कि जाते किधर है। तो शफाफियत एक मेन चीज़ है जो कि पाकिस्तान में कम है और तुर्की में ज़्यादा है। तो खैर, ये ओवरऑल मालूमात दोस्तों मैंने आपसे शेयर की। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल के आइकान पर क्लिक करना है। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।